कर चुके हैं। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता और एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सब लोग। सवाल नंबर 46, 45 क्वेश्चंस मैं आपको सिमिलरिटी पे प्रैक्टिस करा चुका हूं। ठीक है, चलिए। इफ ट्रायंगल एबीसी डी ई और एफ जो है वो साइड ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट है। अगर ए बी 12 है, बीसी 20 है, सी ए 15 है, तो आप बताइए देन द वैल्यू ऑफ हाफ डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ कितना होगा। इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा। एक त्रिभुज एबीसी की साइड आपको दे रखी है 12, 15, 20। ए बी बी सी सी दे रखा है 12, 15 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा, दूसरी बात आपको ये दे रखा है कि डी ई एफ और मिड पॉइंट है, तीनों साइडों के मिड पॉइंट है डी ई एफ। तो ये जो होगा डीई प्लस ई एफ प्लस डीई, ये क्या हो गया? ये जो छोटा ट्रायंगल बनेगा उसका पेरीमीटर ही तो है। भाई देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रायंगल ए बी सी है। सवाल में आपको दे रखा है ए बी 12 है, बी सी 20 है, सी ए 15 है। सवाल में आपको दे रखा है साइड ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट डीईएफ। ये एबी का मिड पॉइंट है, ये बीसी का मध्य बिंदु है, ये एसी का मिड पॉइंट है। तो जब आप इस तरीके से मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि यार ये जो लेंथ है डीई, ये जो लेंथ है डीई, ये एसी का आधा होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ये जो डीएफ है ये बीसी का आधा होगा। ये जो ईएफ है ये एबी का आधा हो जाएगा। इसका मतलब डीई प्लस डीएफ प्लस ईएफ, ये क्या होगा? छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर बन गया। तो ये जो पेरीमीटर है ये पूरे बड़े ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा होगा जी। 12, 15, 27, 27 और 20, 47, यानी कि ये जो होगा वो 47 का आधा होगा, 47/2। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 47/4 कितना आ जाएगा? 11.75। और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। एक वर्बल क्वेश्चन था, आपको इसमें पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47। एक बच्चा कह रहा है विनय सर जी समझ में कम आ रहा है। हाँ भाई, जिनमें थोड़ी बुद्धि कम होती है उन्हें कम ही समझ आता है। आप पढ़ते रहें बस। ठीक है, तो समझदार बच्चे होते हैं उन्हें एक बार में समझ आ जाता है। इन ट्रायंगल एबीसी बीसी 24 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो बीडी और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी बनाऊं इस तरीके से, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी बनाऊं, ये हो गया भाई ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, सबको समझ में आया? चलिए, सवाल में आपको दे रखा है बीसी 24 सेंटीमीटर। सवाल में आपको बीसी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर? ट्रायंगल का एरिया 120 है। ट्रायंगल का एरिया 120 है। एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है दोस्तों एडी, ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आप एक बात बताइए, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ट्रायंगल का एरिया 120 दे रखा है, ये बेस 24 है, तो इस 24 के ऊपर हाइट कितनी आ जाएगी? अगर एरिया 120 है तो हाइट और बेस का प्रोडक्ट 240 बनना चाहिए। 240, तो ये 24 है, तो एडी की लंबाई कितनी आ गई फिर भाई मेरे? 10 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई? भाई एरिया कैसे निकलेंगे? 1/2 बेस गुणा हाइट, 24 गुणा 10/2 करेंगे तभी 120 आएगा। सवाल में पूछा क्या है? बीडी और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। देखिए, बीडी का मिड पॉइंट ये होगा, बीडी का मिड पॉइंट पी, ये बीडी का मिड पॉइंट, और ये साइड एसी का मिड पॉइंट होगा दोस्तों कोई क्यों इस तरीके से। तो आपको ये बीडी का मध्य बिंदु हो गया और ये एसी का मिड पॉइंट हो गया। आपको ये डिस्टेंस बतानी है दोस्तों पी क्यू कितनी है, जल्दी से बताइए। राजीव करिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री है ना, हाफ बेस इंटू हाइट आकाश। देखिए, ये साइड एसी का मिड पॉइंट है क्यों? ये मिड पॉइंट है क्यों? अगर मैं मिड पॉइंट से किसी साइड के पैरेलल लाइन खींचता हूं तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। अगर मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचूं मिड पॉइंट एसी से, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा। मतलब ये जो आर है ये आपका एबी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये 24 है तो मिड पॉइंट थ्योरम से आर क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी? आर क्यू की लंबाई हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से 12, यानी कि 12।
मेरे प्यारे भाई, अगर आप ट्राइंगल एडीबी को देखो, अगर आप त्रिभुज एडीबी को देखो, ट्राइंगल एडीबी को देखो, साइड एबी का मिड पॉइंट आर है, साइड बीडी का मिड पॉइंट पी है। तो आप जब पी से आर को मिलाएंगे तो ये जो लाइन है, पहली बात तो इसके पैरेलल होगी। अगर ये 90 है तो भाई ये भी 90 होना चाहिए, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं। ठीक है, तो ये पी आर एडी के पैरेलल होगी और लेंथ में आधा होगी। अगर एडी 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई? ट्राइंगल एडीबी में ये एबी का मिड पॉइंट आर है, बीडी का मिड पॉइंट पी है, तो ये 5 आ जाएगा। 10 है तो ये 5 आ जाएगा। सवाल खत्म, आपको पीक्यू निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। ये 12 है, ये 5 है, तो कितना आ जाएगा पीक्यू? 13। 12 5 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सुंदर सशक्त सवाल था ये। सारे भाइयों के क्वेश्चन करके मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 लास्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी का। यह सवाल पिछले साल के सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ है, सीडीएस 2020 का। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताइए क्या होगा आंसर इसका। राजू कह रहे 125 फीट। ओके, सबसे पहले तो इस सवाल समझना है, इसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीपीओ 2020 पूछा गया वीरा बाबू, लेकिन वो आसान क्वेश्चन है इससे थोड़ा। देखिए, ऑन ए प्लेन एरिया देयर आर 2 वर्टिकल टावर्स सेपरेटेड बाय 100 फीट अपार्ट। द शॉर्टर टावर इज 40 फीट टॉल। ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट स्टैंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ 2 टावर्स। Okay, on a plane area there are 2 vertical towers separated by 100 feet apart. The shorter tower is 40 feet tall. देखिए, आपके सामने एक प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया पर 2 टावर खड़े हैं। आपके सामने दोस्तों एक प्लेन एरिया, इस प्लेन एरिया पर 2 टावर खड़े हैं, और 2 टावर एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो सवाल में दिया गया सर 100 फीट की दूरी पर है। 2 टावर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 100 फीट की दूरी पर है। ये 2 टावर खड़े, छोटे टावर की हाइट 40 फीट है, तो ये बड़ा टावर मान लेते हैं कि ये बड़ा है, और दोस्तों ये छोटा टावर हो जाएगा छोटा, और इसकी हाइट जो है वो 40 फीट है। इसकी हाइट कितनी है? 40 फीट। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं। नाउ ए पोल ऑफ लेंथ 6 फीट स्टैंड ऑन द लाइन जॉइनिंग द बेस ऑफ टू टावर। दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली इस लाइन पर एक पोल है 6 फीट लंबा। सो दैट टिप ऑफ द टावर्स एंड टिप ऑफ द पोल आर आल्सो ऑन द सेम लाइन। देखिए, दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर, इसी लाइन पर एक आपका पोल है, एक आपका पोल खड़ा है 6 फीट लंबा। कितना? 6 फीट लंबा पोल है, इस तरीके से कि दोनों टावर्स के टिप और पोल का टिप सेम लाइन पे है। मतलब अगर 6 फीट का है, अगर पोल 6 फीट का है, देखिए 40 फीट है, ये 40 से ज्यादा है, तो पोल फिर कहां पे होगा? अरे थोड़ा दिमाग लगाते यार, पोल जो होगा वो आपका यहां होगा। पोल जो है ना दोस्तों 6 फीट का यहां पे होगा, कि सवाल में साफ साफ बोला गया है कि दोनों टावर्स के टिप और पोल का जो टिप है वो एक ही सीधी रेखा में आने चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो आपका पोल है वो यहीं आ जाएगा, कि बीच में तो बन ही नहीं सकता। तो इतनी बुद्धि लगानी होती है डायग्राम बनाने के लिए, हवा में नहीं कि लिख के नहीं देता सब कुछ कि ऐसे ऐसे चित्र बनाना। ठीक, उसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द शॉर्टर टावर इज 75 फीट। अगर इस पोल की लंबाई जो है, इस पोल की जो लंबाई है वो शॉर्टर टावर, छोटे टावर यानी कि 40 फीट के टावर से कितनी है? 75 फीट है। ये जो है ये 75 फीट है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपकी 100 फीट दे रखी है। तो आपसे पूछा है लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है, इस टावर की ऊंचाई अप्रोक्सीमेट कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आपको बुक में सॉल्यूशन मिलेगा, या बहुत सारे टीचर्स ने भी करवाया कि वो इसको आगे बढ़ा के यहां पे इसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक सिमिलर ट्रायंगल लगा के सिमिलरिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, एक तो तरीका होगा कि इसको आगे बढ़ा के यहां पे सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे दो दो, तो सिमिलरिटी लगा दो, सिमिलरिटी से प्रूफ निकाल लोगे। दूसरा सबसे आसान और सबसे शॉर्टर तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान तरीका बन ही नहीं सकता। देखिए ये जो है टावर है, टावर जो खड़े किए जाते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे खड़े किए जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब ये तीनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, ये तीनों जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है।
ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है 100 फीट है, 75 फीट है। रेशियो कितना है? 25 चौका 100, 25 दिया 75। ये रेशियो 4:3 है। ये रेशियो 4:3 है। मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया, मैंने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ाया है। जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ आते हो, लेंथ बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ती जा रही है। ये देखिए यहां पे जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हो, लेंथ बढ़ती जा रही है। आपको कितने कदम आ रहा है? 3 कदम ये है, 4 कदम ये है, 3:4 है। आप ये जानिए कि यहां 6 फीट से 40 फीट हो गया। 6 फीट से 40 फीट हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 34 फीट। कितना बढ़ गया दोस्तों? 34 फीट। जैसे जैसे इधर आ रहे हैं 6 फीट से 40 फीट हुआ, कितना बढ़ा? 34 फीट। 34 फीट बढ़ा 3 कदम में। 34 फीट बढ़ा है 3 कदम में। तो एक कदम में अगर 3 यूनिट का मतलब 34 है, तो 1 यूनिट का मतलब है 34/3। तो 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 34/3 गुणा 4 फीट। यानी कि 4 कदम चलने पर इतनी लंबाई बढ़ जाएगी 40 फीट से। ये कितना? 40। तो 40 फीट से इतनी लंबाई आपकी बढ़ जानी चाहिए। तो इस टावर की हाइट क्या आएगी? 40 प्लस 34 चौका कितना हो गया भैया? ये कितना हो जाएगा? 136। 136/3, 136/3। तो 136 अप्रोक्स कितना जाएगा? 45। तो 40 प्लस 45 यानी कि अप्रोक्स 85 फीट बड़े टावर की हाइट आएगी। और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे शॉर्ट तरीका विश्व में उपलब्ध नहीं है इस सवाल को करने का। आप जानते हैं कि 6 से 40 होगा, कितना बढ़ा? 34 फीट। 3 यूनिट पे 34 फीट बढ़ा है, तो 4 पे कितना बढ़ेगा? ये। तो 40 फीट से इतनी लेंथ बढ़ जाएगी, आप इंक्रीज कर दीजिए, टोटल 85 फीट। वेरी गुड रोमिल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ ही सिमिलरिटी खत्म हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़े दोस्त। चलिए, ठीक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। हिंदी बोलेंगे सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, हिंदी में त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है समरूप त्रिभुज। ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनका साइज बेशक अलग अलग हो, चाहे वो छोटे बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर उनका शेप सेम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? सर्वांग। सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब अंग, सम का मतलब समान। यानी कि दो फिगर सर्वांग सम तभी होंगी। सर्वांग सम फिगर का मतलब दो आकृति सर्वांग सम तब होंगी जब उनका साइज और शेप दोनों सेम हो जाए। साइज और शेप दोनों बराबर हो, मतलब साइज भी सेम हो और उनका शेप भी सेम हो, मतलब जुड़वा भाई। दो बिल्कुल एक जैसी आकृति डिट्टो सेम, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने दो सर्कल बनाता हूं मेरे प्यारे में, मैंने दो सर्कल बनाए, इसकी भी रेडियस 5 है, इसकी भी रेडियस 5 है, तो कैसे सर्कल है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। बिल्कुल इनका रेडियस, पेरीमीटर सब कुछ सेम है। यानी कि सर्वांग सम का मतलब कुछ और नहीं है, साइज एंड शेप, साइज और शेप बोथ सेम होगा। बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिनके सारे एंगल बराबर हो, सारी साइड बराबर हो, सारी मीडियन बराबर हो, एक जैसे साइज, एक जैसे शेप के दो अलग अलग ट्रायंगल बना दीजिए, उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? दोस्तों मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, और एक दूसरा ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ट्रायंगल डीईएफ है। ये ट्रायंगल डीईएफ है। बात समझ में आई? क्लियर? एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है,
एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है दोस्तों एंगल ई के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है दोस्तों एंगल एफ के बराबर है। तो मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल्स बनाए जिनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। तो कैसे एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर तीनों एंगल बराबर हैं, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल हो जाएंगे दोनों सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका शेप एकदम सेम है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों बीसी जो है ईएफ के बराबर है, अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों बीसी जो है ईएफ के बराबर है, अगर ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इफ यदि बीसी ईएफ के बराबर है, तो आप बताओ एंगल ए के सामने की साइड बीसी है, एंगल डी के सामने की साइड ईएफ है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर, यानी कि रेशियो कितना है, बीसी से ईएफ का रेशियो कितना है, 1:1। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है, तो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है। तो मेरे प्यारे भाई ए बी और डी ई ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये भी इक्वल हो जाएंगी, ये भी करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये भी इक्वल होंगी भाई मेरे। एंगल बी के सामने ये एसी है, एंगल ई के सामने डीएफ है, ये भी करस्पॉन्डिंग लेंथ है, ये भी इक्वल होंगी दोस्त। यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल में, अगर किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 हो गया, तो उन इस दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल भी बराबर हो गए, तीनों साइड भी बराबर हो गई, मतलब वो ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब इनका शेप तो सेम था ही पहले से, अब इनका साइज भी सेम हो गया, और साइज और शेप दोनों सेम होने से ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा कि तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक जैसे। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम को लिखने का तरीका यह होता है यहां बराबर और लगाना है इसके नीचे। दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बराबर हो गए और तीनों साइड्स भी बराबर होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। एरिया भी सेम है इनका, पेरीमीटर भी सेम है, इनकी मीडियन भी सेम है, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ। तो दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो जाए। अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो जाए। ये कंसेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया, बात समझ में आ गई दोस्तों। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में साइज और शेप दोनों सिमिलर होता है, जबकि सिमिलर ट्राइंगल में आपका साइज अलग अलग हो सकता है पर शेप सेम होता है। मतलब दुनिया के जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर तो हैं, लेकिन सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? सबको समझ में आएगा क्या कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों साइड बराबर होंगी, मीडियन बराबर होगा, पेरीमीटर बराबर होगा, एरिया, ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? भाई आपको ऐसे नहीं कि दो ट्रायंगल आपके सामने दिए कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए आप इनको नापते फिरो चांदे से। पहले हर एक एंगल नापो, फिर हर एक साइड नाप के देखो, फिर एरिया नाप के देखो, फिर पेरीमीटर नाप के देखो। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा चेक करने में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो कुछ ऐसी फिक्स बातें हैं कि अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हम मान लेंगे कि हां जी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्लियर है? बात सही है? बोलिए, कोई तकलीफ है? समझ में आया कि नहीं समझ आया? यार इतनी सिंपल और आसान सी लैंग्वेज में मैं तुम्हें बताता हूं। रेशियो 1 और ग्रेटर देन, या भैया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब सेम का मतलब 1:1। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी सिमिलर ही होते हैं एक टाइप से, बस सिमिलर ट्राइंगल में वहां पर रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चेक करने के लिए एक एक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप ये लेंथ वेंथ सब नापते फिरो, नहीं। आप कुछ ही स्पेशल कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल के सर्वांग सम होने की शर्तें। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की शर्तें, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी।
क्लियर, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहली कंडीशन है एस एस एस, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, एस एस एस, साइड साइड साइड। क्लियर है? बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर दो अलग अलग ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हैं, दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, उनकी तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड, कि भैया जी ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे, एरिया भी बराबर होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आपको बाकी कुछ चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तीनों साइड बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। क्लियर, कोई तकलीफ? ये पहली बात है, ठीक है। तीनों साइड बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, सर्वांग होंगे, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, दूसरा, साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बात समझ में आई? करस्पॉन्डिंग साइड मोनिका, ठीक है। अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, दो ट्रायंगल बनाता हूं भाई मैं आपके सामने इस तरीके से, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीईएफ है, ये ट्रायंगल है डीईएफ। क्लियर है? दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं कि इसमें दो साइड बराबर है, कि भैया ये साइड जो है इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, दो साइड बराबर है, उनके बीच के एंगल बराबर है, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अगर कोई दो ट्रायंगल इस तरीके से है कि उनमें दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है और उनके बीच के एंगल, उन्हीं के बीच के एंगल इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये थीटा यहां पे ये थीटा कर दिया तो बात नहीं बनेगी। दो साइड बराबर है तो उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर, कोई तकलीफ? हां संतोष, एकदम लाइव है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों साइड सेम है, तो आप कोसाइन रूल लगाओगे। कोसाइन रूल से जो बीसी की वैल्यू आएगी, दो साइड बराबर एंगल सेम है, तो कोसाइन रूल से बीसी ईएफ भी सेम आ जाएगा। और जब तीनों साइड ही सेम आ जाएंगी तो सर्वांग सम होना ही होना है, क्योंकि तीनों साइड सेम आएगी तो कोसाइन रूल से तीनों एंगल भी सेम आएगा, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ गए? सबको समझ में आया? थर्ड, अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है भैया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल साइड एंगल, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से कि एक ट्रायंगल ये हो गया भाई और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, कोई तकलीफ? ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल डीईएफ है, डीईएफ। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, भाई एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर आ रहा है और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर आ रहा है। अगर दो एंगल इक्वल हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की साइड एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है? निधि, क्या डाउट है? अगर तुमको इस चीज में भी डाउट है तो तुम एक 8वीं क्लास के बच्चे से भी गए गुजरे हो। 8वीं क्लास के बच्चे जितना भी आईक्यू नहीं है तुम में, अगर तुमको इसमें भी डाउट है, 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे को कोई चीज सिखाई जाती है, ना हो तो आपके घर में कोई बालक हो तो उससे जाके पढ़ लो, वो तुम्हें सिखा देगा। पैर छू लेना उसके, कबाड़ कहीं के मंदबुद्धि जैसे का। दो ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है डीईएफ। अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं और बीच की साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब उनकी सारी साइड इक्वल हो जाएंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, मैं आपको रीजन भी बताता चल रहा हूं, रीजन कोई नहीं बताएगा, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा भाई, कि समफिक्स होता है 180 डिग्री,
तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे बने, पहले तो सिमिलर बने, सिमिलर बनते ही यहां पे इस एंगल के सामने बीसी, इस एंगल के सामने ईएफ, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर आ गई। अगर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर आ गई, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 है, तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ 1:1 के रेशियो में होगी, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। तो एंगल तो सेम है ही, करस्पॉन्डिंग लेंथ भी सेम आ गई, मतलब ट्रायंगल कैसे बन गए, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। बात समझ में आई, क्लियर। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होगा, हाँ कोई भी एंगल हो सकता है दो। चलिए कंसेप्ट नंबर 4, आरएचएस। आरएचएस ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये प्रॉपर्टी केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड, ठीक है। देखिए अगर मैं आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, अगर मैं दोस्तों आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और ये डीईएफ है, डीईएफ। बात को समझिएगा मेरी, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी है दोनों, पहली बात तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए दोस्तों, ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए साइड, और कोई भी एक साइड सेम हो, कोई भी एक साइड सेम हो। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। दो समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल 90-90 डिग्री तो हो गया, एक एक एंगल तो सेम हो गया भाई, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों का कर्ण भी सेम है, और कोई भी एक भुजा सेम हो, कोई भी एक भुजा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये ले लेता हूं कि ये y है और यहां पे ये y है, ये y है, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे सर्वांग सम हो जाएंगे भाई मेरे, क्योंकि अगर ये x है ये y है तो ये साइड कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे जी पाइथागोरस से सर ये आएगी √x² - y²। पाइथागोरस से ये x है y है, ये कितनी आएगी √x² - y²। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की आप देख रहे हैं तीनों साइड सेम हो गई, और जैसी तीनों साइड सेम हुई तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, सर्वांग सम बन गए, कॉन्ग्रुएंट बन गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्या इसमें कोई परेशानी है, मैंने अभी तक आपको जो भी चीजें पढ़ाई हैं इसमें कोई भी दिक्कत हुई है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट सवाल की, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, नो डाउट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए एक बार, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का क्या रोल है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं कुछ इस तरीके से, देखिए ये है ए बी सी, ये आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें साइड ए बी साइड ए सी बराबर है, साइड ए बी और ये साइड ए सी बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हैं, कोई जरूरत नहीं है उमंग, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर मैं वर्टेक्स ए से, अगर मैं वर्टेक्स ए से जहां पे दोनों इक्वल साइड मिल रही हैं, साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालता हूं इस तरीके से एडी, तो एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। तो आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। एक राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। अगर आप गौर से देखो तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये 90 है ये 90 है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, और दोनों में ही एक साइड बराबर है, एडी दोनों में कॉमन है,
दोनों में ही एक साइड बराबर है, कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम नहीं हो गए? ये ट्रायंगल एडीपी और ट्रायंगल एडीसी, ये आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए, सर्वांग सम हो गए? एडीबी और एडीसी बोलो, क्या आपको इतना बुद्धि में आता है? अभी हाइपोटेनस दोनों का सेम है, दोनों ही राइट एंगल है और एडी दोनों में कॉमन है। राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी, सेम। तो यहां पे एडी के सामने का ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो दूसरे ट्रायंगल में भी एडी के सामने का ये एंगल थीटा बनेगा। तो इस वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होने पर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसका कारण ये है। बोली बात समझ में आई? तो आप बोलोगे हां जी सर। दोस्तों अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा। भाई ये बताओ, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे जी 90 माइनस थीटा, यही होगा। यानी कि ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आपके बीसी का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन बीसी, बीसी पर लंब है, परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये लाइन एडी क्या है? ये बीसी पर परपेंडिकुलर है। लेकिन ये लाइन एडी जो है एंगल ए के भी दो बराबर टुकड़े कर रही है, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। ये जो लाइन एडी है ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। कोण बीएसी का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ये जो लाइन एडी है ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर भी है। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गया अभी। चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है, तो यार 90 माइनस थीटा के सामने ये साइड बीडी है और ये साइड डीसी है, ये भी इक्वल होनी चाहिए। बीडी और डीसी इक्वल होनी चाहिए भाई, करस्पॉन्डिंग लेंथ है, सर्वांगसम त्रिभुज है, इक्वल होगा। यानी कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट हो गया। अगर डी बीसी का मध्य बिंदु हो गया तो ये जो लाइन एडी है, ये जो लाइन एडी है, ये बीसी की मध्यिका भी हो गई। ये जो लाइन एडी है ये बीसी की मध्यिका भी होगी। मध्यिका जानते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, ये मध्यिका भी हो गई। आप बोलोगे हां जी सर, चीख चीख के बोलो हो गई सर। ठीक है। चौथी बात कि यही लाइन एडी आपकी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे बीसी का लंब समद्विभाजक, बीसी का लंब समद्विभाजक, बीसी का लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है भाई? मेरे प्यारे भाई, जैसे कोई लाइन बीसी है, जैसे कोई लाइन बीसी है दोस्त, बीसी, और ये डी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो एक ऐसी लाइन जो बीसी को आधा भी करे, हाफ भी करे, हाफ हाफ भी करे, और उस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी हो, उस पर परपेंडिकुलर भी हो, इस तरीके से। तो यही जो लाइन होगी दोस्तों, यही जो लाइन होती है, जो ब्लू लाइन है, यही आपकी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक। एक ऐसी लाइन जो बीसी को हाफ हाफ भी कर रहा है, बीडी डीसी के बराबर भी है, परपेंडिकुलर भी हो, तो वो लाइन उस भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है। अरे बोल दिया करो यार, कभी तो कुछ बोला करो। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा, भूपिंदर कहें। भूपिंदर, आगरा का पागल खाना भी खुला है, ठीक है, 10 बजे तक खुला रहता है, आपको एडमिशन मिल जाएगा वहां पे। अभी निकल जाइए, वहां पहुंच जाएंगे 10 बजे तक, ठीक है। कोई तकलीफ? सबको समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो यानी कि अगर किसी अगर आप कोई ऊट पटांग ट्रायंगल बनाएंगे ना, ऊट पटांग ट्रायंगल तो समझते हैं ना, है ना, स्केलर ट्रायंगल जिसमें सारी साइड अलग अलग हैं भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, उसमें हर चीज अलग अलग होगी। आप उसमें ये परपेंडिकुलर डालो तो ये ऐसे खींचेगा, आप एंगल बाइसेक्टर खींचो तो ये अलग होगा, आप मध्यिका खींचोगे तो मध्यिका अलग होगी, आप इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये अलग होगा। तो इसमें हर लेंथ अलग अलग होगी। केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ऐसा है जिसमें आपका यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही मध्यिका है, यही आपका एल्टीट्यूड है, यही साइड आपका बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
क्लियर है? बोलिए। अगर किसी ट्राइंगल में ये लेंथ एक ही जगह आती है तो आप समझ जाइएगा कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इक्विलेटरल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, देखिए इन्हीं चारों, ये जो चारों चीजें हैं, इन्हीं चारों से ट्राइंगल के सेंटर भी डिसाइड होते हैं। सेंटर जानते हैं? इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर इसी पे होगा। क्लियर है? चूंकि ये लाइन आपकी, यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, तो जो आप इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, चारों पॉइंट सेम इसी लाइन पे होंगे। चारों पॉइंट अलग अलग होंगे पर होंगे इसी लाइन पे। चारों पॉइंट इसी लाइन पर होंगे। बात समझ में आई? किसी को कोई परेशानी? हां रजनी, अरे कोई दिक्कत? चूंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी यही है, एल्टीट्यूड भी यही है, माध्यिका भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, तो त्रिभुज के चारों सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये चारों सेंटर्स इसी लाइन पर होंगे। क्लियर है? हाँ, इक्विलेटरल में भी। अब इक्विलेटरल के टाइम पे इक्विलेटर पढ़ा दूंगा यार, तुम क्यों इतनी बुद्धि लगाते हो? जब बुद्धि है नहीं, कम मात्रा में उपलब्ध है तो थोड़ा कम यूज करो। ठीक है, जो चीज पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ो। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, चारों इसी रेखा पर होंगे। बस इतना बता दिया, ध्यान रखो कि चारों केंद्र इसी रेखा पे होते हैं। क्यों होते हैं वो और भी आगे की कहानी है, उस पर भी 2 घंटे की चर्चा होगी आने वाले समय में। ठीक है, कोई तकलीफ? ये सबको समझ आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। नेक्स्ट, और वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाएंगे। अगर मैं आपके सामने एक लाइन इस तरीके से खींचता हूं ए बी, मैं आपके सामने एक लाइन इस तरीके से खींचता हूं ए बी, ये लाइन ए बी है, सी जो है इसका मिड पॉइंट है। लाइन ए बी है, सी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है दोस्तों ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, मिड पॉइंट से भी जा रही है, एसी बीसी बराबर है, और लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, समझ में आया? यार कैसे बालक है भाई इस बैच में, कसम से मैंने जीवन में इतने कमजोर विद्यार्थी कभी नहीं देखे। वही याद एकदम। ये लाइन ए बी है, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप अपनी मर्जी से कहीं भी कोई पॉइंट ले लो। P इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। P इज एनी पॉइंट, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो। P इज एनी पॉइंट ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर आप ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए P, अगर आप इस पॉइंट P से A को मिलाओगे और आप इस पॉइंट P से B को मिलाओगे तो आप ये बात समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक तो PCA और दूसरा बन गया PCB। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। सवालों में इस थ्योरी का यूज होता है, मैं बार बार प्रूफ करके नहीं बताता रहूंगा, आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कॉन्ट ले लोगे जो है P, तो आप ये बात समझ जाइएगा मेरे प्यारे भाई कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सर्वांगसम होंगे। क्यों होंगे भाई? दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड AC BC इक्वल हैं और PC दोनों में कॉमन है। PC दोनों में कॉमन है, ये बराबर है, ये साइड बराबर है और ये राइट एंगल है। तो कौन सा? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, भैया 2 साइड बराबर और उनके बीच के एंगल बराबर आ रहा है, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी कि 90 के सामने जो लंबाई PA की होगी वही लंबाई PB की होगी, यानी कि ये जो है PA PB बराबर होगा, PA बराबर PB होगा। ऑलवेज ये दिमाग में रखना, यानी कि ये पॉइंट P
लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल दूरी पर होगा। अगर आप किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लो पी, तो वो पॉइंट पी उस रेखा के अंतः बिंदु एंड पॉइंट्स ए और बी से इक्वल दूरी पर होता है। मतलब पी ए और पी बी ऑलवेज इक्वल होगा। यानी कि ये जो ट्राइंगल पी ए बी है, ये जो ट्राइंगल पी ए बी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये जो ट्राइंगल पीएबी है कैसा त्रिभुज होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सवाल नंबर 1 करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहा हूं एमटीएस की परीक्षा का। सर ये सब तो हम 7th में ही पढ़े थे। गौरव, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी 7th 8th 9th 10th पढ़ती ही नहीं है? अभी ऐसे ही थोड़ा ना इंटरनेशनल डाटा का सर्वे आता है कि भारत की आधी से ज्यादा युवा जनता रोजगार के लायक ही नहीं है। पढ़ने में इतने कमजोर है, बताओ। 7th क्लास का सिलेबस समझने में तुम्हें इतना तकलीफ हो रहा है, कैसे नौकरी मिलेगी तुम्हें बताओ। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का सिलेबस पढ़ने में इतना तकलीफ हो रहा है और जब कितना स्लो बता रहे हैं, तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। दिए गए चित्र में सही विकल्प चुनिए। ये 50 है, ये 60 है, तो एंगल कितने का होगा? 70 डिग्री का। ये 60 है, ये 70 है, तो एंगल कितने का होगा? 50 डिग्री का। अब देखिए 50 60 70, 50 60 70, दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हो गए। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, समरूप। आप देखिए यहां 50 डिग्री के सामने की साइड है एसी, या 50 डिग्री के सामने की साइड है डीई, और ये एसी और डीई फिर करस्पॉन्डिंग साइड होगी, और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दे रखी है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दे रखी है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम बन गए। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सर्वांग सम है, पर करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। यहां पे ए 60 है, ए की जगह क्या आएगा? ई। ए की जगह ई आना चाहिए। यहां पे एफ कैसे आ रहा है? यहां पे डी कैसे आ रहा है? अभी बी, बी 50 है, यहां देखिए 50 क्या है? एफ, तो बी के करस्पॉन्डिंग एफ होना चाहिए। यहां बी के करस्पॉन्डिंग एफ है, चाहे तो सिमिलर बोल रखा है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? ई। 50 डिग्री के करस्पॉन्डिंग एफ, और 70 डिग्री करस्पॉन्डिंग सी के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सबसे आसान सवाल कर पाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये बताइएगा दोस्त। चलिए, ये इस साल की मेंस की परीक्षा में आया है। आप घबरा जाओगे सर अभी से ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपको कंसेप्ट पता है। दिए गए चित्र में एंगल ए का मान बताइए। ध्यान से देखिएगा, ये दो चित्र दे रखे हैं, एंगल ए का मान बताना है। आप जानते हैं कि 7 ये 8 है, 7 ये 8 है, 70 ये 70। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में दो साइड बराबर हैं, उनके बीच के एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, बोलो जी हाँ बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये साइड इसके, ये एंगल इसके इक्वल होगा भाई, 2x इसके बराबर है, x प्लस बी इसके। करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम। तो x कितना आ जाएगा? 20। x 20 डिग्री आ गया, तो a पूछा है, तो a कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 डिग्री, ए ऑप्शन। एंगल ए पूछा है भाई, ये दोनों इक्वल होंगे तो x 20 आएगा, तो a तो 2x है ना, तो 2 गुणा 20 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बताइएगा दोस्तों, सवाल नंबर 3 फटाफट बताइए। कुछ भी आर्यन भैया, कब सुधरोगे तुम? करिए।
आया भाई किसी का? लेट डी एंड ई बी टू पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से ये ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी। भाई इस पे दो पॉइंट है डी और ई, सच दैट डी और ई दो पॉइंट है बीसी पे, इस प्रकार से कि एडी एई के बराबर है। तो हमने एडी को मिलाया और हमने एई को मिलाया। दोस्तों एडी और एई सवाल में इक्वल दिया है। एंगल बीएडी बराबर एंगल ईएसी, एंगल बीएडी ये वाला एंगल थीटा और एंगल ईएसी ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एंगल बराबर दिए हैं। ओके, ए बी 3x+1, ये जो है दोस्तों 3x+1 है। अच्छा, ओके, और बीडी 9 है, बीडी आपका 9 है, एसी 34 है, ईसी y+1 है। तो आपसे x+y पूछा है, x+y करिए। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर दो पॉइंट डी और इस तरीके से है कि एडी जो है दोस्तों एई के बराबर है, ये एंगल बीएडी एंगल ईएसी के बराबर है। तो आप एक बात बताइए कि अगर ऐसा ऐसा है तो x+y का मान क्या होगा, निकालना पड़ेगा x और y। पहली बात तो अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एडीई, ये दोनों साइड बराबर है एडीई, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा भाई। ये अल्फा ये अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा इक्वल होगा। अगर भाई दो साइड बराबर दो एंगल बराबर, अब इस ट्राइंगल को देखो एडीबी को, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना आएगा दोस्तों 180 माइनस अल्फा, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। और अभी अभी मैंने समझाया है कि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर है, देखिए इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, दो एंगल बराबर है, थीटा और ये, थीटा और ये, और उनके बीच की साइड इक्वल है, एडी और एई बीच की साइड बराबर है, तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस सवाल खत्म, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कुछ करना ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट है, ये 34 है, बताइए इस एंगल के सामने 3x+1 है, 34 है तो ये भी 34 होगा। 3x+1 34 है तो x कितना आ जाएगा 11 है, x 11 आ गया। भाई थीटा के सामने 9 है तो ये भी थीटा के सामने 9 होगा, तो y+1 9 है तो y कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, y 8 आ गया। x+y पूछा है तो 11 + 8 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता कभी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 4। देखिए बहुत बढ़िया और एक शानदार सवाल है, 2017 प्री के पेपर का पूछा हुआ। कौन करके बताएगा इस क्वेश्चन को? ठीक है सनी, इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीई परपेंडिकुलर टू एसी, एडी एंड बीई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, बीएफ एसी के बराबर है, तो एंगल एबीसी बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। बहुत प्यार से आपको समझना है, ट्राइंगल ए बी सी, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये जो है एडी ये बीसी पर परपेंडिकुलर है, बीई परपेंडिकुलर टू एसी, ये जो है दोस्तों बीई ये एसी पर परपेंडिकुलर है, बोली जी। और एडी बीई एक दूसरे को एफ पे काट रहे हैं, ये एफ है, ये जो है दोस्तों ये एफ है। सवाल में बोला बीएफ जो है वो एसी के बराबर है, तो बीएफ जो है, ये जो है बीएफ दोस्तों ये एसी के बराबर है, ये एसी के बराबर है। आपसे पूछा एंगल एबीसी बताओ, एंगल एबीसी ये वाला एंगल आपको बताना है कि एंगल कितने डिग्री का है, बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला हुआ है कि जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में भिड़ाए जाते हैं, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल आपस में भिड़ाए जाते हैं, एंगल वगैरह कॉमन आए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के गैप पे बनेंगे वो हमेशा सिमिलर बनेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको ये स्टेटमेंट दिखिया बराबर वाला, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि यार सिमिलर के साथ साथ अब कॉन्ग्रुएंसी भी लगेगी। इसी से सवाल सॉल्व होते हैं। आप बताओ बीएफ कहां आ रहा है? भाई लोगों बीएफ आ रहा है ट्राइंगल बी, राइट एंगल ट्राइंगल बीडीएफ में, राइट एंगल ट्राइंगल बीडीएफ में, इसको पकड़ लो, राइट एंगल ट्राइंगल बीडीएफ, राइट एंगल ट्राइंगल बीडीएफ। एसी कहां आ रहा है? एसी आ रहा है भाई राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में, इसे पकड़ लिया जाए, एडीसी और बीडीएफ।
कहीं से भी शुरू हो जाओ, आप कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहता हूं दोस्तों ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना, तो आप कहोगे जी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसको देखो भाई बीसीई को, ये थीटा है, ये 90 है, तो आप बताइए कितना होगा जी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो कितना आ जाएगा थीटा। तो आप बताओ क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे, ट्राइंगल बीडीएफ और एडीसी, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, सिमिलर हो गई, सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। आप बताओ यहां 90 के सामने एएफ है, यहां 90 के सामने एसी है, तो करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल दे दी ना। आप बताओ ट्राइंगल बीडीएफ में 90 के सामने बीएफ है, यहां ट्राइंगल एडीसी में 90 के सामने एसी है, तो बीएफ और एसी इक्वल दे रखा है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, मतलब ये दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:1 हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल अब सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल बीडीएफ और ट्राइंगल एडीसी दोनों सर्वांग सम है। भाई लोगों यहां थीटा के सामने अगर एडी है, थीटा के सामने एडी है, तो यहां थीटा के सामने बीडी है, एडी बीडी इक्वल होगा। जो लंबाई एडी की है वही लंबाई बीडी की होगी, जो लंबाई एडी की है वही लंबाई बीडी की होगी। ये एडीबी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो लेग बराबर है, एडी बीडी बराबर है, मतलब ये एंगल कितने का आएगा, पूरा 45 डिग्री का आएगा। और इस सवाल का सही आंसर है ये भी 45, ये भी 45। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड बराबर है, मतलब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, 45 45 90 है। इससे बेहतरीन सवाल कोई बन नहीं सकता था, मैंने डिटेल में समझाया है। आगे बढ़िए, एक सवाल और है 2017 प्री के पेपर का ही पूछा हुआ, ये और बताइए जल्दी से। जब तुम गणित सीख जाओगे भैया, इश दोबारा बताइए प्लीज। सोनू आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा ना, मैंने बहुत स्लोली एक्सप्लेनेशन दिया है, एक सवाल में 5 मिनट लेके, तो आप उसको रिपीट करके देखो भाई। ऐसे में आपको 2-3 सवाल और कराऊंगा, आपका बिल्कुल रिदम बन जाएगा, चिंता मत करो। ये देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर 54 डिग्री। देखिए मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर 54 डिग्री, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी। देखिए ये तुम्हारा एक ट्राइंगल हो गया दोस्तों पी क्यू आर, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसमें बोला गया है कि भाई लोगों ये एंगल आर जो ये 54 डिग्री का है, हमें कोई तकलीफ नहीं। सवाल में बोल रखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट एस पे वो क्यू आर को मिलता है टी पे, क्यू आर को टी पे मिलता है। सीजीएल प्री का सवाल है ये। आप बताइए मेरे प्यारे भाई, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किस तरीके से होगा, ये 90 डिग्री पे, जो इसको बाइसेक्ट भी करेगा दोस्तों, अभी बाइसेक्ट भी करेगा पॉइंट एस पे, ये पॉइंट एस है। और ये जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो साइड क्यू आर को कहां पे मिल रहा है, साइड क्यू आर को पॉइंट टी पे मिल रहा है, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है भाई, ये मतलब क्यू एस और पी एस बराबर है। टी पी आर 46 डिग्री, एंगल टी पी आर 46 डिग्री है भाई लोग। एंगल टीपीआर जो है ये 46 डिग्री का दिया, 46 डिग्री का दिया टीपीआर। तो आपसे पूछा पी क्यू आर, ये एंगल बताइए एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बताइए। रोमिल वेरी गुड दोस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैंने अभी आपको 10 सेकंड पहले कंसेप्ट नहीं समझाया था? कंसेप्ट समझाने के बावजूद भी तुम सवाल नहीं कर पाते हो तो कैसे काम चलेगा? अगर किसी भी साइड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो तो हमेशा ये जो ट्राइंगल बनता है पीएबी आइसोसेलेस होगा। ये पॉइंट पी ए और बी से उस साइड के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऑलवेज। ये कब सीखोगे तुम लोग? बुढ़ापे में सीखोगे ये सब बातें। आप इसको देखो भैया, ये साइड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट टी है, पॉइंट टी से आप टीपी को मिला रहे हो, टीक्यू को मिला रहे हो, दोनों की लेंथ ये इक्वल इक्वल जाएगी है। तो ये जो है भैया, जो ये एंगल है सेम एंगल वो ये होगा, ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, बराबर बराबर। आप बताओ पूरे त्रिभुज का सम 180 होना चाहिए। अब 54 और 46, 100 डिग्री तो यही हो गया, 5 4 9 ये 10, 100 डिग्री ये हो गया, 100 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम 80 बचा, 80 और बराबर बराबर करना तो 40 डिग्री हो गया, ये 40 और ये 40। ये पूछा है 40 डिग्री आई, ये पूछता है तो 86 डिग्री आ जाता। नेक्स्ट करिए सवाल नंबर 6।
अजय क्या रिप्लाई करना है भैया ये तो बताओ। दिया हुआ चिंटू सवाल में 46 खूब मिलेगा। करिए। ये जो भी करा रहा हूं ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं। ठीक है। AD is perpendicular to the internal bisector of angle ABC of triangle ABC. DE is thrown D and parallel to BC to meet AC at E. If the length of AC is 16 then the length of AE. मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ABC बनाता हूं इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ABC बनाता हूं इस तरीके से, ये ट्राइंगल एबीसी है, आप बोलोगे हाँ जी सर। AD इज द परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC का, यहां सुनेगा, AD परपेंडिकुलर है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये एंगल ABC का इंटरनल बाइसेक्टर है दोस्तों, ये एंगल ABC का इंटरनल बाइसेक्टर है। खींचा तो AD इस पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन खींची गई है AD जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया AD। आपको समझ में आया? एंगल एबीसी के इंटरनल बाइसेक्टर पे लाइन एडी जो है परपेंडिकुलर है। DE इज थ्रोन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC मीट्स पैरेलल टू BC टू मीट AC एट E। एक लाइन खींची जाती है D से जाने वाली BC के पैरेलल जो AC को E पर मिलती है। तो पॉइंट D से एक लाइन खींचते हैं हम लोग इस तरीके से DE, जो कि BC के पैरेलल है, समांतर है और AC को E पर जाके मिल रही है। ठीक है भैया, कितना स्लो करें, एक एक लाइन में तुमको बता रहा हूं। पॉइंट डी से हम लोग एक लाइन खींचते हैं बीसी के समांतर, लेकिन वो लाइन एसी को जाके मिलनी चाहिए, तो इधर बढ़ाएंगे ई पॉइंट पे। ठीक है, चलिए सवाल में दे रखा है एसी की लंबाई अगर 16 है दोस्त, अगर मेरे प्यारे भाई एसी की लंबाई 16 है, एसी की लंबाई अगर 16 है तो आप बताइए ए की लंबाई क्या होगी, ए की लंबाई क्या होगी। अगर एसी 16 है तो ए की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है। करिए, बनाओ दोस्तों। परविंदर 8 कह रहे हैं, कोई 12 कह रहे हैं। अभी 8 जो बता रहे हैं वो बिना सॉल्व करे बता रहे, तुक्का मारे राजा का नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए मेरे प्यारे, बहुत सुंदर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप इसको आगे बढ़ाओ, अगर आप इसको आगे बढ़ाओ डक 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 करके, तो सपोज ये जाके यहां पे F पे मिलता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आप देखते ही समझ जाओगे मेरे प्यारे भाई। आप ट्राइंगल ABF को देखो, त्रिभुज ABF, ट्राइंगल ABF को देखो, ट्राइंगल ABF को देखो, दिख रहा है? ट्राइंगल ABF को देखो, दिख रहा है सभी लोगों को? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड AF को जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहा है। ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा है, अपोजिट साइड को 90 डिग्री के एंगल पे मिल रहा है ससुरा। तो आप तुरंत समझ गए ऐसा कहां होता है, ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, तो ये लाइन माध्यिका भी होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ABF, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ABBF इक्वल होगा। यानी कि दोस्तों ये आपका मिड पॉइंट होगा, AF का मध्य बिंदु होगा D, ये लाइन जो है BD माध्यिका भी हो जाएगी AF की। और अगर आप सवाल देखिए, ट्राइंगल AFC को देखो, त्रिभुज AFC को, क्योंकि आपको तो AC पे काम करना, AFC को साइड AF का मिड पॉइंट D है। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच रहे, समांतर रेखा खींच रहे, समांतर BC के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये 1:1 रेशियो, तो ये भी 1:1 रेशियो मध्य बिंदु पर ही मिलेगा। अगर ये 16 है तो ये 8 सेंटीमीटर होगी बाय द रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और डी ऑप्शन आंसर है। अन्नू कह रहे एनटीपीसी से ज्यादा लेवल है सर। क्या क्या तुम केवल एनटीपीसी पढ़ने के लिए आए हो, बताइए। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, इस टाइप के छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आए, क्योंकि जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो एनटीपीसी एग्जामिनर की बनाने की भी क्षमता नहीं, वो पेपर में दे ही नहीं सकता। ठीक है,
एनटीपीसी के लिए गणित पढ़ने की क्या जरूरत है बताओ? वो तो ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए तो जीएस पढ़ो। एनटीपीसी का भी गणित पढ़ेंगे, घोर बेइज्जती है तुम्हारी। बताओ, बच्चा कहता है सर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे गणित पढ़ना है। अरे यार, वहीं उसने बेइज्जती करा ली अपनी। मैं हमेशा कहता हूं एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो पेरेंट एग्जाम है, आप हमेशा उसको टारगेट करके तैयारी करो, क्योंकि अगर आप उसको टारगेट करके तैयारी करोगे तो बाकी अदर जितने भी एग्जाम हैं उनका सिलेबस अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, आप एक पेरेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, बाकी ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस सब कवर होगा उसमें। करिए जल्दी से। बहुत सुंदर सवाल है। देखिए आपके सामने दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, दोस्त पी क्यू 15 है, पी आर 19 है। ठीक है, एस जो है क्यू आर का मिड पॉइंट, एस जो है क्यू आर का मिड पॉइंट दे रखा है। लाइन पीटी जो है, ये जो लाइन पीटी है ये एंगल क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर है। ये जो लाइन पीटी है ये एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है, लाइन एंगल बाइसेक्टर है भाई। तो आपसे पूछता है एस टी बताइए, एंगल पी टी क्यू 90 है और आपसे पूछा एस टी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। पी क्यू 15 है, पी आर 19 है। मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं, सवाल को हम बड़ा कर दे रहे हैं। ध्यान से सुनेगा, सवाल में बोला गया है कि दोस्तों ये साइड 15 सेंटीमीटर है, प्यारे भाइयों ये साइड 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है। एस जो है मिड पॉइंट है, मतलब क्यू एस जो है वो एस आर के बराबर है, और ये लाइन पीटी जो है दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर का ये एंगल बाइसेक्टर है। करिए जरा, ये 90 डिग्री का है। देखिए ध्यान से, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये 90 भी बना रहा है। देखिए अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, सपोज आगे बढ़ाओगे सपोज, और ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो है आपका यू है, तो आपके सामने यहां पे एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ट्रायंगल पी क्यू यू, त्रिभुज पी क्यू यू, त्रिभुज पी क्यू यू बन गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, और ऐसा केवल किसमें होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। भैया ये ट्रायंगल पी क्यू यू देखो, ये लाइन आपका कोण समद्वि भाजक भी है, लंब भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये ऐसा होता है, मतलब अगर ये पी क्यू 15 है तो ये पी यू भी 15 होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा, 15। तो भैया यू आर कितना बचा? फिर 4 बचा, 19 में से 15 हटाओगे तो कितना बचा दोस्तों? ये 4 सेंटीमीटर बचा, 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये एल्टीट्यूड भी है, तो ये पीटी मीडियन भी होगा, ये पीटी मीडियन भी होगा, मतलब क्यूटी और टीयू बराबर होगा। ये पीटी माध्यिका भी होगा, तो क्यूटी और टीयू की लंबाई बराबर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बराबर होगी, बोलोगे ना। आप बताओ, आपको ये निकालना था एस टी, ये एस टी निकालना था, एस से टी को मिलाओ। इस ट्राइंगल क्यू यू आर को देखो, त्रिभुज क्यू यू आर को देखो, ये साइड क्यू आर का मिड पॉइंट एस, साइड क्यू यू का मिड पॉइंट है टी, तो मिड पॉइंट थ्योरम से 4 सेंटीमीटर है तो क्या 2 सेंटीमीटर नहीं होगा? और ये आंसर था एस टी की लंबाई 2 सेंटीमीटर बाई द मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राइंगल क्यू यू आर को देखिए, ये दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो 4 का आधा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से आधा हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं भैया, आगे चले, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? ये 6, 7, 8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किससे भर भर के सवाल हैं, सिमिलरिटी से ज्यादा सवाल आते हैं परीक्षा में। दोस्तों ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। देखिए सवाल में दे रखा है पी पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी एस एस आर बराबर है। दोस्तों पी एस और एस आर ये दोनों बराबर हैं। एंगल पी एस आर बराबर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री, एंगल पी एस आर दोस्तों ये एंगल 90 डिग्री का बोला है, ये एंगल 90 डिग्री का बोला है, और एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बोला है, ये 90 डिग्री का बोला है पी क्यू आर। एस एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एस एम जो है ये परपेंडिकुलर हो रहा है दोस्तों पी क्यू पे, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एस एम की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एस एम 16 सेंटीमीटर है।
तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एरिया बताइए, पी क्यू आर एस का एरिया बताइए दोस्तों, करिए। पी क्यू आर एस पूरे बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, करिए। रोहित कह रहे हैं 256, कैसे भैया रोहित इतनी जल्दी बता दे रहे हैं। अंकित का 225, जल्दी से बताइए दोस्तों कैसे होगा, फटाफट। प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। वेरी गुड अभिषेक, अभिषेक सैल्यूट है भाई तुमको। अभिषेक कह रहे हैं इट्स ए स्क्वायर, वेरी गुड भाई मेरे, इट्स ए स्क्वायर। भाई दो ये 90 डिग्री दे रखा है, ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है भैया? एक्चुअली में इस ट्राइंगल को यहां पे शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं है, आप इसको ऐसे मिलाइए भैया, ऐसे मिलाइए, मिलाना पड़ेगा। एक्चुअली में ये एक स्क्वायर था, ये 90 डिग्री है, आप इसको ऐसे करके देखिए, ये और ये बिल्कुल डिट्टो ट्राइंगल है, बिल्कुल डिट्टो। अब कहीं जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल 90 के गैप पे बनते हैं, सिमिलर होते हैं, थीटा 90, दोस्तों ये कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा ये 90 है पूरा, तो कितना हुआ थीटा, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये थीटा कहीं से भी शुरू हो जाए। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल 90 से सटा के रखे जाते हैं, ये दोनों जो है क्या बन गए, सिमिलर हो गए। लेकिन आपने गौर से देखा कि यहां 90 के सामने पीएस, यहां 90 के सामने एसआर, और सवाल के अकॉर्डिंग पीएस और एसआर बराबर हैं। ये 90 के सामने दोस्तों यहां पीएस है, यहां 90 के सामने एसआर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए, कॉन्गुरेंट हो गए, कॉन्गुरेंट ट्राइंगल हो गए दोस्तों, कॉन्गुरेंट। यहां थीटा के सामने 16 है, तो यहां थीटा के सामने ये भी 16 ही होगा। इसका मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस ट्राइंगल को यहां से छुटा लो, आप इस ट्राइंगल को यहां से छुटा के दोस्तों यहां शिफ्ट कर दिए। अरे आपने इस ट्राइंगल को यहां से उठा के यहां शिफ्ट ही तो किया है, एरिया डिलीट छोड़ना किया है। आप किसी भी चीज को कैसे भी पटक सकते हो बिना उसका छेड़छाड़ करे, एरिया को छेड़े। भैया ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 है, चारों एंगल 90 90 हैं, ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, चारों साइड बराबर हैं, तो ये एक वर्ग है, और वर्ग का एरिया होता है भुजा का वर्ग 16 स्क्वायर, 256 इसका आंसर है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। चलिए दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी एक जो है चैप्टर मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास में हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, कल कॉन्ग्रुएंसी के नए सवाल होंगे, ठीक है। चलिए।